बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर एमपी में अभी नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू। 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तीसरी लहर की आशंका के चलते नाइट कर्फ्यू की जो तारीख है उसे अब बढ़ा दिया गया है। 50% क्षमता के साथ कल सिनेमाघर खुल चुके हैं, जिम भी खुले रहेंगे। तो 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि अगर बेवजह रात को सड़कों पर घूमते हैं आप तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन ने तारीख को आगे बढ़ाया। 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, 31 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इसी के साथ में यह भी कहा गया कि जिम और सिनेमाघर खुले रहेंगे। अब जिम्मेदारी जनता की बढ़ जाती है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेवजह सड़कों पर ना घूमें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बिल्कुल सपना, देखिए सरकार ने पहले ही जिम और जो रेस्टोरेंट है उन्हें खोलने की अनुमति दे दी थी और जो समय था वो भी रेस्टोरेंट खोलने के बढ़ा दिए गए थे। पहले रात 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे के बाद लग जाता था, लेकिन इसमें छूट दी गई थी और इसकी मियाद रेस्टोरेंट के लिए 11 बजे तक बढ़ा दी गई थी और अन्य दुकानों के लिए 10 बजे तक बढ़ाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा, लेकिन लगातार विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं और इसलिए नाइट कर्फ्यू की मियाद अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। लेकिन अब बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन और ये आगे भी ना बढ़े इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर किसी भी प्रकार की जो अन्य छूट है उसे देने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। फिलहाल प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। काफी छूट सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू के बाद दी गई है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी ढील देने के मूड में सरकार तैयार नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा सपना कि अभी आगे की जिम्मेदारी हमारी है कि हमें किस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोकना और तीसरी लहर जिसकी आशंका जता रहे हैं वो प्रदेश में ना आए, इसकी तैयारी हमें करनी है। निश्चित तौर पर जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये हर बार कहा गया है कि सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है अगर जनता सहयोग नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब खबर आर्थिक राजधानी इंदौर से। कल इंदौर में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। 17 महीने बाद पहली बार हुआ है कि इंदौर से कोई मामला सामने नहीं आया है कोरोना का। गुरुवार को इंदौर पहली बार 0 डे घोषित हुआ। शहर में 17 एक्टिव केस, इलाज जारी है। 124 दिनों में ही हो चुका है 11.64 लाख टेस्टिंग। तो देखिए किस तरीके से टेस्टिंग आगे बढ़ रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, इस पर ही जोर दिया जा रहा है और उसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। इंदौर से खबर आप देख रहे हैं जहां पर जो इंदौर कभी कोरोना का हॉटस्पॉट था, सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में यहां से सामने आ रहे थे, उस इंदौर में कल एक भी मामला सामने नहीं आया। अंशुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए। अंशुल, ये अच्छी खबर है कि जो इंदौर कभी हॉटस्पॉट हुआ करता था वहां आज एक भी मामला नहीं है और इसमें जनता की तारीफ भी करनी होगी कि उन्होंने वैक्सीनेशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही साथ टेस्टिंग में भी उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग 17 महीने बाद इंदौर में यह सुकून की खबर मिली है जब कोरोना के 0 केस जो हैं वो रिपोर्ट में सामने आए हैं। गुरुवार को भी लगभग 9000 से अधिक सैंपलों की शहर में जांच की गई थी और देर रात को जब रिपोर्ट आई तो सभी निगेटिव पाए गए। और राहत की बात यह भी है कि करीब 1.5 माह से कोविड से किसी व्यक्ति की मौत भी इंदौर में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सतर्कता जो लोगों ने बरती थी उसका असर अब शहर में दिखाई देने लगा है। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था, लगभग 100% आबादी को पहला डोज लगाया गया था, उसके बाद जिस तरह से परिणाम अब आ रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं इंदौर के लिए बड़ी राहत की खबर है। और जिस तरह से इंदौर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा काम किया गया, लगातार टेस्टिंग और अभी भी जो सैंपलिंग की जा रही है उसे लेकर भी प्रशासन की तारीफ करना होगी कि लगातार 513 दिनों का जो संघर्ष हुआ है उसके बाद अब शून्य पर आकर एक बड़ा सुकून जो है वो इंदौर शहर को मिला है और ना तो किसी की कोरोना से मौत हुई है, ना ही कोई नया संक्रमित मिला है। हालांकि अभी भी 17 एक्टिव मरीज जो है वो शहर में मौजूद है जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है और इसके साथ ही अभी भी सतर्कता जो है वो इंदौर की जनता को बरतनी होगी ताकि इस तरह की खुशियां लगातार अब आगे भी मिलती रहे। जी निश्चित तौर पर
इंदौर की जनता को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है और हर किसी को, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हम सबके बीच ही है, बस हम अपनी सावधानी से उसे रोक जरूर सकते हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में। एक और खबर इंदौर से, जहां पर एमपीपीएससी प्री परीक्षा 2020 को लेकर बड़ा फैसला आया। परीक्षा के 17 प्रश्नों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि के गलत प्रश्नों को हटाकर मूल्यांकन होगा। पीएससी अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद 17 प्रश्नों को खारिज किया गया है। 25 जुलाई को इंदौर सहित 52 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। अंशुल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंशुल, इस परीक्षा में 17 ऐसे प्रश्न जिन्हें खारिज कर दिया गया है, अब किस तरीके से परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रवेश परीक्षा 2020 जो कि 25 जुलाई को इंदौर सहित 52 जिलों में लगभग 1000 से सेंटर्स पर ली गई थी। उसके बाद परीक्षा होने के बाद इसे लेकर आंसर शीट जो है वो जारी की गई थी और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र के सामान्य अभिरुचि के लगभग 17 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति ली थी और जांच में ये गलत भी पाए गए हैं। अब इन 17 प्रश्नों को खारिज किया गया है और इन प्रश्नों को हटाकर अब मूल्यांकन होगा और उसके बाद परिणाम को जारी किया जाएगा। 260 पदों के लिए जो पूरी परीक्षा हुई थी उसकी मॉडल आंसर शीट जो है वो 2 दिन बाद ही पीएससी ने जारी कर दी थी और उसके बाद ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी बुलवाई गई थी। हालांकि अब जल्द ही इन प्रश्नों को विलोपित कर पूरा परिणाम जो है वो एमपीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसी के साथ द्वितीय प्रश्न पत्र जो था उसमें भी 4 प्रश्नों पर आपत्ति आई थी, लेकिन उन्हें सही माना गया है और जांच में वे प्रश्न भी सही निकले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है पीएससी के द्वारा लिया गया है, जिसमें 17 प्रश्नों को खारिज कर अब परिणाम जो है वो तैयार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 17 प्रश्नों को गलत माना गया है, खारिज कर दिया गया है और मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पहुंचेंगे भोपाल। राजधानी में प्रबुद्ध जनों और धर्मगुरुओं से यहां मुलाकात भी करेंगे। वीरेंद्र खटीक 19 अगस्त को ग्वालियर से शुरू हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा, 24 अगस्त को दमोह में खत्म होगी। यात्रा के जरिए सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री जनता से आशीर्वाद तो मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत ग्वालियर पहुंचे सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन जब उनसे महंगाई और कोरोना को लेकर सवाल पूछे गए तो वो बचते नजर आए। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ चीजों के आयात और निर्यात पर रोक लगाई है। उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कोरोना फैलाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि उनके कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है, लोग अधिक न जुटे, इसके लिए एक जगह पर आम सभा नहीं की गई है। देखिए, महंगाई के प्रति भी सरकार जो है ना सजग है। कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ चीजों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं और सरकार उस दिशा में भी सजगता से काम कर रही है। अगर आप लोगों ने देखा हो, कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है। आप लोग कोविड की यहाँ पर दोबारा से देखे जाओ। देखिए, कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। एक जगह पर आम सभा नहीं की है, एक जगह आम सभा नहीं की है, बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। दूरी पर जो है ना छोटे छोटे ग्रुपों के साथ में वो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो कहीं जो है ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। आम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा से अब आम लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। राज मोहल्ला इलाके में एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। बताया जा रहा है कि इंदौर में करीब 500 मंचों से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में शहर के कई इलाकों में जाम लग गया है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जन आशीर्वाद के नाम पे ढोंग, क्या महंगाई बढ़ाने के लिए जन आशीर्वाद मांग रहे हो? दूसरी तरफ महाकाल की पूजा, भस्म आरती कैलाश विजयवर्गीय जैसे
स्वयंभू नेता ने खंडित करने की कोशिश की। वहां पे गर्भगृह में घुस के पूजा अर्चना की पुजारियों को रोक दिया गया। ये धर्म की भावनाओं को खंडित करते हुए अपनी राजनीति का परचम लहराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और सबक सिखाना होगा। इंदौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू और पुलिस के बीच झड़प साफ देखी जा सकती है। देखिए, आप लोग अपने इस भीड़ के अंदर ध्यान रखें। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। मनीष मामा मित्र मंडल की ओर से विधायक। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के पहले चरण में चंबल एक्सप्रेसवे को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही झांसी की ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी और द्वारिका से नासिक तक बनने वाले प्रोजेक्ट को भी भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। चंबल एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में जोड़ने पर सीएम शिवराज सिंह ने नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। मध्य प्रदेश में अगस्त के शुरुआती कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के बीच 3 से 4 दिनों का ठहराव रहा, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें गिरेंगी। यानी एमपी में इस महीने में दूसरी बार बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। पहली बार प्रदेश के उत्तरी हिस्से खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश से तबाही देखी गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंचे। मगरोनी गांव पहुंचे सीएम शिवराज ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ से पीड़ित लोगों को नुकसान के हिसाब से राहत राशि देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्वे में लापरवाही न बरतने की भी हिदायत दी। अगर किसी ने गड़बड़ की, प्रशासन में सही नाम छूटे, तो उसको जो गड़बड़ करेगा मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। इस समय पूरी ताकत से लोगों को मदद करने की जरूरत है, इसलिए सही सर्वे हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके साथ मुलाकात हुई है। प्रभावित इलाकों में उन्होंने भी मुख्यमंत्री के साथ बाढ़ पीड़ितों को सिंगल क्लिक के जरिए 23 करोड़ की राहत राशि का वितरण किया, जबकि श्योपुर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी के बाढ़ पीड़ितों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात भी की। साथ ही अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित सरोदा गांव पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित परिवारों से नुकसान के हालात जाने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने आश्वासन दिया कि गिरे हुए मकानों को बनवाने के लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपए दिए जाएंगे। पीड़ितों की मदद के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार इस मुसीबत की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। चलिए अब वक्त जी पॉजिटिव खबर दिखाने का। पूरा देश इस वक्त राखी की तैयारियों में जुटा हुआ है। बाजार भी रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हैं। ऐसे में आगर मालवा की बहनों ने सरहद पर तैनात देश के वीर सैनिकों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई हैं। करीब 250 से अधिक राखियां डाक के जरिए सैनिकों तक पहुंचाई जाएंगी। जिले के एक निजी स्कूल के प्रयासों से पिछले 3 सालों से स्कूली बच्चे और शिक्षिकाएं अपने हाथों से रंग बिरंगी राखियां बनाकर सीमा पर तैनात देश के वीर जवानों को भेजती हैं। बच्चों में लगन बढ़ाने और सीमा पर तैनात जवानों का महत्व समझाने के इरादे से बच्चों के बीच राखी बनाने की प्रतियोगिता भी रखी जाती है।
ये राखी हम बॉर्डर पे भेजते हैं हमारे उन सैनिकों के लिए, उन जवानों के लिए जो हमेशा हमारे बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। ये हम लोग विगत 3 वर्षों से राखियाँ बना रहे हैं और राखियाँ बना करके हम जो हमारे भाई हैं जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे हमारी बॉर्डर पर, हमारी देश की बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उन भाइयों की जो कलाई है वो सूनी ना रहे, उसलिए हम लोग ये राखी उन्हें बना करके भेजते हैं। ये हमारे वीर सैनिकों के लिए बनाई जा रही है जो हम बॉर्डर पर भेजेंगे इनको। जिन भाइयों की बहन नहीं है उनके लिए हम ये राखियां बना रहे हैं और जिनकी बहन है उनके लिए भी हम बना रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग ये लगातार भेजते आ रहे हैं और इस वर्ष ये हमारा 4था वर्ष है जब हम लोग जो बच्चों के द्वारा जो राखियां बनाई गई हैं। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन कंपटीशन और आयोजित किया था जिसमें स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चों को भी इसमें हमने शामिल किया था और बच्चों के साथ साथ स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे भी और साथ ही जो बच्चों के पालकगण हैं उन लोगों का भी हमें सहयोग प्रतिवर्ष मिलता आया है और इस वर्ष भी हमें भरपूर सहयोग